Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to the online NMDCAT session of Stars Academy Head Office Johor Town. Today we are discussing liquids. जैसा कि आप जानते हैं कि लिक्विड्स के बारे में हमने लास्ट टाइम बात कर ली थी कि लिक्विड एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर होती है जिसकी कोई डेफिनेट शेप तो नहीं होती लेकिन उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। फिर हमने लिक्विड्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ देखी थी, साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसकी एप्लीकेशंस। आज हम आगे चलते हुए बात कर रहे हैं कि लिक्विड्स के अंदर एवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, इनका क्या ट्रेंड है, कौन से फैक्टर्स हैं जो लिक्विड्स के एवेपोरेशन, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह पर असरअंदाज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एवेपोरेशन। एवेपोरेशन जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। तो याद रख लें कि एवेपोरेशन जो है इट इज़ द escape of molecules from surface of liquid। तो लिक्विड की सरफेस से जो मॉलिक्यूल्स का उड़ जाना है, चले जाना है, उसे आप एवेपोरेशन कहते हैं। डेफिनेटली ये सरफेस फिनोमिनन है, ये आपने याद रखना है। एवेपोरेशन सरफेस ऑफ लिक्विड से होती है, तो ये एक सरफेस फिनोमिनन आप इसे कह सकते हैं। एवेपोरेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब है कि ये ना मुसलसल होती रहती है और इट कंटिन्यूज एट ऑल टेम्परेचर्स। इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस आप कह सकते हैं, यानी कि ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि गर्म पानी होगा या गर्म लिक्विड होगा तो उसमें से एवेपोरेशन होगी, ठंडे लिक्विड में से भी एवेपोरेशन हो सकती है। इसका ये सही है कि ज़्यादा टेम्परेचर पर एवेपोरेशन ज़्यादा होती है, कम टेम्परेचर पर एवेपोरेशन कम होती है, लेकिन एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर डेफिनेटली हो ज़रूर रही होती है। तो एवेपोरेशन जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है एंड इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। ये सभी टेम्परेचर्स पर हो रही होती है। अच्छा, एवेपोरेशन के अंदर होता ये है कि एवेपोरेशन में हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लीव, वो चले जाते हैं। हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स जब चले जाएंगे, लीव कर जाएंगे लिक्विड को, तो पीछे क्या रह जाएंगे? लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे। तो एवेपोरेशन फिर आप कह सकते हैं कि इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी और एंडोथर्मिक प्रोसेस के साथ आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एवेपोरेशन इज़ ए कूलिंग प्रोसेस। सही है। तो जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे, पीछे लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, तो वो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो है वो ठंडक का एहसास देंगे। लाइक हाथ पर अगर कभी एवेपोरेशन होती है आफ्टर टेकिंग बाथ या इस तरह की और एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं, तो उसमें क्या होता है? एवेपोरेशन हो रही होती है। एवेपोरेशन पर फैक्टर्स अफेक्टिंग को अगर मैं डिस्कस करूं तो फैक्टर्स के हवाले से ये कहा जा सकता है कि एवेपोरेशन पर डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो असरअंदाज हो सकते हैं। एवेपोरेशन पर एक फैक्टर जो असरअंदाज होता है, सबसे पहले तो वो आ जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली हमें ये बिल्कुल अंदाज़ा है कि जो एवेपोरेशन है, मैं उसे EVA लिख रहा हूँ, वो भी ज़्यादा हो जाएगी। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगी, एवेपोरेशन बढ़ जाएगी। एवेपोरेशन जो है वो सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करती है। अगर सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड को बढ़ा दिया जाए तो फिर जो एवेपोरेशन है वो भी बढ़ जाती है। तो इसकी वजह हम यूँ ले सकते हैं कि ज़्यादा सरफेस एरिया की वजह से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक्सपोज्ड होंगे टू द सरफेस ऑफ लिक्विड और फिर उनके एवेपोरेट होने के, उड़ने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। अगर बात की जाती है नेचर ऑफ लिक्विड की, या फिर मैं बात करता हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जैसे जैसे ज़्यादा होती हैं वैसे वैसे एवेपोरेशन जो है वो कम हो जाती है। इस बात का मतलब यह है कि अगर डिफरेंट लिक्विड्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम इस तरह एक क्वेश्चन की शक्ल में इस इंफॉर्मेशन को आपसे अगर डिस्कस करें तो ऐसे कहा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट रेट ऑफ evaporation
at 25 degree centigrade. Which of the following has highest rate of evaporation at 25 degree centigrade? तो हमारे पास ऑप्शंस में है एथानॉल, एसिटिक एसिड, वाटर, डाइथाइल ईथर। आप जानते हैं कि एथानॉल जो है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एसिटिक एसिड इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। इसके मुकाबले में अगर हम डेल्टा ऑप्शन देखते हैं डाइथाइल ईथर, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हैं। तो जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी तो फिर रेट ऑफ एवेपोरेशन उसी हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है ना वो हमें यहाँ से पूछी जा सकती है। अच्छा, एवेपोरेशन जो है वो यूजुअली हमें उससे गर्ज नहीं है कि हम उसे ओपन कंटेनर में डील करते हैं उसके साथ या क्लोज कंटेनर में, लेकिन अगर आप कंटेनर क्लोज कर लें तो एक और टर्म जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है और उस टर्म को आप नाम देते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का आइडिया जो है वो आप नोट कर लें। सबसे पहले वेपर प्रेशर ये होता है कि आप अगर एक क्लोज्ड कंटेनर को देखें तो क्लोज्ड कंटेनर के अंदर लिक्विड है और लिक्विड के अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और जब वो रैंडम मूवमेंट करते हुए आते हैं अपॉन ऑन द सरफेस, तो अगर वो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं तो दे लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और वो इस एरिया में आ जाते हैं, एयर में आ जाते हैं। इस तरीके से एयर में आ जाते हैं, और जब वो एयर में आ जाते हैं तो इस एरिया के अंदर अब वेपर्स की कलेक्शन बन जाती है, और ये वेपर जो हैं ये अगेन कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड विद द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी, ये बात का इम्कान मौजूद है कि ये मॉलिक्यूल्स हैं वो वापस आकर लिक्विड की सरफेस से टकराएं एंड दे आर रिकैप्चर्ड, वो वापस आकर रिकैप्चर हो जाएं। तो ये जो अमल है नीचे से ऊपर की तरफ जाना लिक्विड्स का वेपर्स में, इसे तो एवेपोरेशन कहते हैं। और ये जो दूसरा प्रोसेस है जिसमें वेपर्स वापस आ जाते हैं, इसे कहते हैं कंडेंसेशन। तो रूल ये है कि जब रिएक्शन जो ये प्रोसेस है क्लोज कंटेनर में जब ये शुरू होता है तो एवेपोरेशन जो है ना वो ज़्यादा होती है। जारी बात है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स नीचे हैं, तो इसे अगर मैं लिख सकूं तो ऐसे लिखा जा सकता है कि इन ए क्लोज कंटेनर एट स्टार्ट ये होता है कि रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है ये ज़्यादा होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन से। सही है जनाब। फिर वक्त गुजरता जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि एट इक्विलिब्रियम आप पहुंच जाते हैं। एट इक्विलिब्रियम हमें ये देखने को मिलता है कि दोनों प्रोसेस जो है ना वो बराबर मिकदार में हो रहे होते हैं, यानी कि रेट ऑफ एवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। अच्छा, अब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे होते हैं उतने नीचे आ रहे होते हैं। एंड एट दिस पॉइंट एट इक्विलिब्रियम व्हेन द लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद द वेपर स्टेट, तो इस इक्विलिब्रियम की हालत में जो प्रेशर ऑफ वेपर्स है, प्रेशर वो क्या कहलाता है, उसे आप कहते हैं कि ये वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर इस तरह निकाला जाता है। वेपर प्रेशर के लिए मैं मुख्तसरन ये बता दूं कि वेपर प्रेशर के लिए डिटर्मिनेशन के अंदर दो मेथड्स जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मैनोमीट्रिक मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम बैरोमीटर जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनोमीटर है, बैरोमीटर है, तो ये क्या हैं, ये इस्तेमाल होते हैं टू डिटरमिन द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। अच्छा, वेपर प्रेशर जो है जिस तरह हमने पहले कहा एवेपोरेशन कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इसी तरीके से वेपर प्रेशर भी डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और वो फैक्टर्स क्या हैं उन पर ज़रा नज़र डाल लेते हैं। तो वेपर प्रेशर जो है वो भी डेफिनेटली डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर जिस भी चीज़ लिक्विड की आप बात कर रहे हैं उसका वेपर प्रेशर उसी हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नो डाउट असर डालती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर ज़्यादा होंगी तो एवेपोरेशन कम होती है, आप कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर भी कम होगा।
सही है जनाब। लेकिन एक बात आपने देख लेनी है कि जो सरफेस एरिया है वो एवेपोरेशन पर असर डालता है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगी तो एवेपोरेशन ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सरफेस एरिया ज़्यादा होने से वेपर प्रेशर ज़्यादा नहीं होता। क्यों ज़्यादा नहीं होता? क्योंकि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सरफेस अवेलेबल है फॉर एवेपोरेशन, एंड सेम इज़ द केस फॉर कंडेंसेशन। उसके लिए भी सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि सरफेस एरिया जो है इसका कोई असर नहीं है वेपर प्रेशर पर। सिमिलरली एक बात मैं और यहाँ पर वाज़ेह करता चलूँ कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं डिफरेंट लिक्विड्स में डिफरेंट होती हैं, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एवेपोरेशन जो है या जो वेपर प्रेशर है, एवेपोरेशन भी और वेपर प्रेशर भी ये दोनों ही डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ लिक्विड पर। सही है जनाब। नेचर ऑफ लिक्विड से मेरी मुराद क्या है कि कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो कि ऐसे लिक्विड हैं जिनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हैं, कुछ के अंदर कम हैं। तो नेचर ऑफ लिक्विड चेंज होने से पोलर है, नॉन पोलर है, आयोनिक है, वगैरह वगैरह, उस हिसाब से एवेपोरेशन और वेपर प्रेशर चेंज हो सकते हैं। एक वक्त वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आएगा जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। अच्छा, वेपर प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो उस पॉइंट को आप कह देंगे कि ये आ गया है बॉइलिंग पॉइंट। सही है जनाब। तो तीसरी टर्म जो हमारे काम की है वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैंने कुछ ऑब्जेक्टिवली बातें लिख लेनी हैं, और पहली बात मैं ये लिख रहा हूँ, इट इज़ द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid is equal to external pressure। अच्छा, वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, इसका मतलब ये है कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो तो वेपर प्रेशर को उसके बराबर होने के लिए डिफरेंट टाइम लग सकता है। यही चीज़ बॉइलिंग पॉइंट की वेरिएशन के बारे में बताती है। एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करने से बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो सकता है। अच्छा, उससे पहले मैं कुछ जो डाउट्स हैं हमारे वो क्लियर करता चलूँ कि जिस तरह एवेपोरेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो वो 100 ही है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पानी का टेम्परेचर आप जो है वो तेज़ी से बढ़ा रहे हैं या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं, इस चीज़ से उसे कोई असर नहीं पड़ता। इसी तरीके से सरफेस एरिया जो है वो भी बॉइलिंग पॉइंट पर असर नहीं डालता। इसी तरीके से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात की जाए तो ये बात सही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से उस स्पीशी का बॉइलिंग पॉइंट भी फिर उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपने याद रखना है। इसी तरीके से ये जो बात मैंने लिखी यहाँ पर कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है अगर वो बढ़ाया जाएगा तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। इस आइडिया को आगे लेकर चलते हैं, फिर वापस आएंगे बॉइलिंग पॉइंट की कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। अच्छा, इस आइडिया को आगे लेकर चलूँ तो आपने याद रखना है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ वाटर हम बात कर रहे हैं, हम एक चार्ट बना लेते हैं जिसमें हम एक्सटर्नल प्रेशर लिख देते हैं और बॉइलिंग पॉइंट से उसे रिलेट कर लेते हैं फॉर वाटर। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए 100 डिग्री सेंटीग्रेड की, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, प्रोवाइडेड दैट आपने एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 760 टॉर जो है वो रखा हो। अगर आप पानी का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना चाहते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो आपको एक्सटर्नल प्रेशर अराउंड 1489 टॉर करना पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो आप कम कर लें और कम करके फॉर एग्जांपल 700 टॉर कर दें, तो उसी हिसाब से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा और अराउंड 98 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर और कम कर देंगे लाइक 323 टॉर कर देंगे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 69 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ये चीज़ माउंट एवरेस्ट पर एग्जिस्ट करती है और ये वाली जो है ये मरी हिल्स पर एग्जिस्ट करती है। अगर आप और कम कर देंगे एक्सटर्नल प्रेशर ओनली 23.7 टॉर कर देंगे तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सिर्फ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि पानी रूम टेम्परेचर पर भी बॉयल कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट आप एक्सटर्नल प्रेशर इतना कम कर दें कि वेपर प्रेशर बड़ी आसानी से उसके बराबर हो जाए। सही है जी बात। अच्छा, ये तो हो गई कोई रिलेशन बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर का। अच्छा, ये जो हिस्सा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जिसमें एक स्पीशी जो है
इज बॉइल्ड एट ए लोअर टेम्परेचर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप किसी भी स्पीशी का बॉइलिंग पॉइंट उसके स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट से कम कर देते हैं और उसे गर्म करते हैं, यानी कि उसको एक्सटर्नल प्रेशर कम करके उसका बॉइलिंग पॉइंट कम कर देते हैं, और इस प्रोसेस को आप नाम दे सकते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। अच्छा, वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होती है जी? वैक्यूम डिस्टिलेशन ये है कि आप डिस्टिलेशन कर रहे हैं किसी स्पीशी की, उसे गर्म करके सेपरेट कर रहे हैं एट रिड्यूस्ड प्रेशर। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। रिड्यूस प्रेशर पर अगर आप डिस्टिलेशन करेंगे तो आप इसे कह देंगे ये वैक्यूम डिस्टिलेशन है। वैक्यूम डिस्टिलेशन एक अच्छा तरीका होता है चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को सेपरेट करने का जो बहुत ज़्यादा गर्म करने पर, बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करने पर डीकम्पोज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर मिसाल ले सकते हैं ग्लिसरीन की। ग्लिसरीन जो है, जिसे ग्लिसरोल भी कहते हैं, ग्लिसरीन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट स्टैंडर्ड हालत में अगर देखा जाए तो वो 290 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन अंडर रिड्यूस प्रेशर आप उसे 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी बॉईल कर सकते हैं। 290 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रॉब्लम ये है कि ना सिर्फ ये बॉइलिंग पॉइंट है बल्कि ये ग्लिसरीन का डीकम्पोजिशन टेम्परेचर भी है। अच्छा, डीकम्पोजिशन टेम्परेचर का मतलब ये है कि इस टेम्परेचर पर ग्लिसरीन ना सिर्फ बॉयल करती है बल्कि डीकम्पोज भी हो जाती है। तो अगर आप उसे डीकम्पोजिशन से बचाना चाहते हैं तो फिर आपको एक्सटर्नल प्रेशर कम करना पड़ेगा और इस वजह से फिर ग्लिसरीन कम टेम्परेचर पर बॉयल कर जाएगी। अच्छा, जब एक बात याद रखनी है कि जब कोई चीज़ लिक्विड बॉयल हो रहा होता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि एट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आम हालात में टेम्परेचर बढ़ाने से रूल ये देख लें, बिलो, यूं कर लेते हैं, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से पहले की बात की जाए तो जब टेम्परेचर ऑफ लिक्विड बढ़ता है तो फिर मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती है, लेकिन एट बॉइलिंग पॉइंट जैसा कि मैंने पहले कहा, एट बॉइलिंग पॉइंट ये होता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जो आप हीट देते हैं लेकिन उससे टेम्परेचर नहीं बढ़ता। एट बॉइलिंग पॉइंट होता ये है कि उससे पहले टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है तो फिर जो हीट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दे रहे हैं, हीट ब्रेक्स बॉन्ड्स। हीट काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाती बल्कि वो बॉन्ड्स तोड़ देती है, और जब तक सारे बॉन्ड्स 1 मोल ऑफ स्पीशी या जो भी स्पीशी की तादाद दी गई है, अमाउंट दी गई है, उसके बॉन्ड नहीं टूटेंगे तब तक टेम्परेचर आगे नहीं चलेगा। और ये हीट जो इस्तेमाल हो रही है, जो दी जा रही है एट बॉइलिंग पॉइंट टू ब्रेक ऑल दी बॉन्ड्स, ये हीट इस्तेमाल होती है, इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये हीट बॉन्ड्स को ब्रेक करती है और ये हीट कन्वर्ट करती है लिक्विड को गैस के अंदर एट बॉइलिंग पॉइंट, एंड इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू अगर हम फॉर वाटर करें, वाटर के लिए वो तकरीबन 40.7 किलो जाउल पर मोल है, यानी कि पानी के 1 मोल को अगर आप वेपोराइज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको इतनी जो हीट है वो देनी पड़ेगी बॉइलिंग पॉइंट पर, जिससे उसके बॉन्ड टूटेंगे और इस सारे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा। सही हो गई थी बात। अब इससे ही रिलेटेड कुछ पास्ट पेपर से 1-2 सवाल देख लेते हैं। विच ऑफ दीज हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? तो हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है, टेम्परेचर एक्स एक्सिस पर है, वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पर है। 4 लिक्विड्स हैं ए, बी, सी और डी, और उनके बारे में सवाल ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दीज हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो पॉइंट हमने ऊपर सेलेक्ट किया है, ये पॉइंट है जहां पर एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर आपस में बराबर हो रहे हैं। तो हम जानते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाते हैं, जैसा कि ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर जहाँ पर बराबर हो जाते हैं उसे आप कहते हैं कि वो बॉइलिंग पॉइंट है। आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर है।
ए का वेपर प्रेशर सबसे जल्दी सबसे कम टेम्परेचर पर यूं देखें, सबसे कम टेम्परेचर पर जो है वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो रहा है, यानी कि ए का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, बी का दूसरे नंबर पर, सी का तीसरे नंबर पर, और डी का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर पर जाने के लिए सबसे ज्यादा टाइम लगा रहा है, यानी कि हम कहेंगे कि डी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा है। इसी ग्राफ को हम एक और तरीके से भी डिस्कस कर सकते हैं, और यहां पर वो सवाल हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग, बॉइलिंग पॉइंट ना पूछा जाए बल्कि पूछा जाए हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन, फॉर एग्जांपल किसका रेट ऑफ एवेपोरेशन सबसे ज्यादा है। तो रेट ऑफ एवेपोरेशन को हमने किस तरह कहा, हमने कहा कि जो जल्दी वेपर बना रहा है, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, जो तेजी से वेपर्स की फॉर्म में जाना चाहता है, तो उसका रेट ऑफ एवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा जल्दी वेपर्स कौन बना रहा है, वो ए है, तो हम कहेंगे कि ए का रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो सबसे ज्यादा है। इसी तरीके से ये कंपैरिजन हमें एक और अंदाज में अगर पूछा जाए तो उसमें हमें बॉइलिंग पॉइंट या रेट ऑफ एवेपोरेशन की जगह पर एक और चीज पूछी जा सकती है, और वो हो सकती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को देखकर थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स का अंदाजा लगा सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को देखकर भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो अब जब हम कह रहे हैं कि विच ऑफ दीज हैज द हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, इनमें से किस में सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, हम जानते हैं कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज भी उसी हिसाब से ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पर हम फिर से टिक कर देंगे कि जो डेल्टा ऑप्शन है उसके अंदर क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसमें डेफिनेटली फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज भी उनका जो एक्सटेंट है वो ज्यादा हो जाएगा। सही है जनाब। तो इस तरह से आपको मुख्तलिफ ग्राफ आ सकते हैं, या फिर ये रिलेशंस जो मैंने यहाँ पर पूछे, फैक्टर्स बताए, इनमें से कोई फैक्टर पूछा जा सकता है, लाइक वेपर प्रेशर पर कौन सा फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन सा असर नहीं डालता, बॉइलिंग पॉइंट किन चीज़ों पर इंडिपेंडेंट है, किन पर डिपेंडेंट है, एवेपोरेशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, किन से लीनियरली रिलेटेड है, किन से इन्वर्सली रिलेटेड है, इक्विलिब्रियम पर एवेपोरेशन और कंडेंसेशन के क्या हालात हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट आता है तो टेम्परेचर जो हीट दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है, बॉइलिंग पॉइंट से पहले हीट क्या काम कर रही है। तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। बाकी बातें इंशाल्लाह सॉलिड्स के हवाले से जितनी भी हैं वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। टिल देन टेक केयर, बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।